अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड का टॉपिक ये है कि वी गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। जर्मनी इस वक्त इट इज़ कॉल्ड द टेक कैपिटल ऑफ द ईस्ट राइट नाउ, और बहुत एक्साइटिंग जगह है। बहुत एक्साइटिंग कंपनीज जर्मनी से निकल रही हैं, इवन कंपनीज दैट आर डूइंग IPOs एंड इवन scaling their products to the US. And we have my very dear friend Usman Abbasi with me. आपने इनको पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, और now today we're just going to talk about his journey, how he started, why he started looking for a job in Germany, and then how he actually ended up landing one. अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हाउ आर यू? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यार, वेरी सिंपल। आई थिंक वो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आई हैव बिन द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस जर्नी। मतलब हम लोग वी वर वर्किंग इन द सेम टीम व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग। तो फॉर द सेक ऑफ एवरीबडी हियर, कैन यू स्टार्ट विद के यार क्यों सोचा कि जर्मनी जाते हैं? यार यहाँ पे ना मतलब मेन जो मोटिवेशन थी ना, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उस हिसाब से। ठीक है, एक तो मेरा ये था कि मुझे शौक था, क्योंकि आर्बीसॉफ्ट में आपने देखा हमारे पास ना बहुत सारे ज़्यादातर जो है वो क्लाइंट्स के साथ ही हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत कम है। ठीक है, तो लोगों से काम करके ना आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा यार ये किस तरह काम कर रहे हैं, आपको एक बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा ये था कि इस चीज़ को थोड़ा सा फुल स्केल पे जाके देखा जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है दुनिया में, लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों की हैबिट्स क्या हैं, क्या प्रोसेसेस क्या हैं, सारा कुछ कैसे चल रहा है। एक तो मेरा ये फोकस था। ठीक है, दूसरा मेरा ये फोकस था कि क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज है ना पाकिस्तान में, वो हैं ज़्यादातर सर्विसेज बेस्ड। बाहर कोई काम चल रहा है वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, जर्मनी के अंदर मोस्टली आप कह लें 90 to 95% जो कंपनीज है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, वो सारे अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो प्रोडक्ट कंपनी और सर्विसेज कंपनी का मॉडल काफ़ी डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मैं शुरू से सर्विसेज टाइप कंपनीज में काम कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ ये थी कि यार मैं इसको एक्सप्लोर करूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये थी कि मुझे घूमने का शौक है। अच्छा, तो मैंने कहा यूरोप से अच्छी जगह क्या हो सकती है। आप बर्लिन जाएँ, जर्मनी जाएँ और वहाँ से साथ साथ घूमते भी रहें सस्ते में। तो मतलब मेरी ये मल्टीपल रीजंस थी जाने के लिए। हाँ, ज़बरदस्त, गुड इनफ रीजन। आई थिंक दे मेक सेंस। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑलराइट, सो इस पे हम बाद में आते हैं कि व्हेन यू एक्चुअली एंडेड अप गोइंग देयर, तो हाउ गुड वर दीज एक्सपेक्टेशंस मेट। बट देन स्टार्टिंग विद के फिर पहला स्टेप क्या लिया जब जाने के लिए? हाँ, क्या क्या ये एक दो सोच लिया, अब इसके बाद स्टेप क्या लिया, और ये कौन से टाइम की हम बात करें, कौन से साल की, या मतलब यू कैन स्टार्ट विद के ये 0 months से स्टार्ट करते हैं हम, एंड देन वी गो टू व्हेन यू एक्चुअली लैंडेड अ जॉब। यार मुझे ना शुरू से ही काफ़ी शौक था कि मैं दूसरी कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जाके देखूँ, वहाँ रह के देखूँ कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की लाइफ कैसी है। तो मैं 2017-16 में जो है दुबई में भी रहा हूँ 1 साल में, वहाँ पर मैंने काम किया। तब मैं एज अ गेम डेवलपर काम कर रहा था। फिर मैं पाकिस्तान आ गया आर्बीसॉफ्ट के अंदर। तो तब से ही मुझे ये क्लियर था कि अच्छा मैंने दोबारा यूरोप वाली साइड पर कहीं पर जाना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी डोमेन स्विच की थी, मैं पहले गेम डेवलपमेंट कर रहा था, फिर मैं आ गया इसमें बैकएंड डेवलपमेंट में, तो मुझे सीखना भी था। तो मैं वो सीख भी रहा था, और आर्बीसॉफ्ट आपको पता है एक अच्छी कंपनी है, छोड़ने का दिल भी नहीं करता आपका। हाँ तो वहाँ पे काफ़ी अर्सा गुजारा, लेकिन ये मेरे जहन में हमेशा था कि मैंने दोबारा जाना है। ठीक है यार, मैंने शुरू किया ये प्रोसेस 2019 के, आप समझ लो फरवरी या मार्च में मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे कि अब मैं एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू की ऑनलाइन। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। हाउ मच टाइम डिड यू वर्क इन बैक एंड डेवलपमेंट, जिसके बाद आपने सोचा कि यार हाँ अब मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ अप्लाई करने के लिए? यार मेरा था तकरीबन 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, 2.5 से 3 साल। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा 5 साल का था। ठीक है, तो वो 2.5 साल, मतलब वो इनिशियल अगर 2.5 साल होते और इस 2.5 साल में फ़र्क होता है ऑब्वियसली। ठीक है। सो अगर सो व्हाट वुड यू से वुड बी द ऑप्टिमम एक्सपीरियंस, कि क्या मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस कितना हो कि आप फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं? ये मेरा ख्याल है अगर आप अच्छे शार्प इंजीनियर हैं ना, तो आपका ओवरऑल अगर 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है ना किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब जो मेरे साथ हुई थी जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 2019 का फरवरी या मार्च था वो। ठीक है, जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया ना, और मुझे ऑफ़र आई थी, 3 महीने का तकरीबन प्रोसेस लगा था मुझे, 3-4 महीने का। और मुझे जब ऑफ़र आई थी ना, तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ मार्च 2019 का उस्मान अब्बासी और जून जुलाई 2019 का उस्मान अब्बासी, तो उसके स्किल्स में काफ़ी फ़र्क था। बिल्कुल। ठीक है, और वो हुआ क्यों था, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था ना, तो इंटरव्यू देते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना हर इंटरव्यू के बाद रेट्रोस्पेक्टिव करो कि यार ये जो मेरा इंटरव्यू है ये मैं रिजेक्ट क्यों हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं हर इंटरव्यू के बाद रेट्रोस्पेक्टिव करता था कि अच्छा यार मेरा ये इंटरव्यू क्यों रह गया, ये इंटरव्यू क्यों रह गया, और उसके बाद मैं उन चीज़ों पर काम करता था।
तो इस दौरान भी काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो 2.5 साल पहले वाले ऐड कर लें आप और 2-3 महीने ये थे, तो तकरीबन राइट। और इवन आप अपने जिनसे आपका इंटरव्यू होता है आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार मैं क्या लैक कर रहा था, तो यू कैन लर्न उसमें ये होता है कि कुछ कंपनीज आपको फीडबैक दे देती हैं, मतलब आपको अगर रिजेक्शन की ईमेल आई है तो कुछ लोग तो आप वापस अप्रोच ही नहीं करते उनको ना, लेकिन मेरा ये था कि मैं हर कंपनी को ये ईमेल लाजमी करता था कि आप मुझे फीडबैक दें कि वजह क्या थी इसकी। तो कुछ कंपनीज कर देती हैं तो उससे, और वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फीडबैक होता है। तो कुछ कंपनीज करती थी, कुछ नहीं करती थी, तो उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो ऑलराइट, देन यू स्टार्टेड इन फरवरी में यू स्टार्टेड अप्लाइंग। अब ये जर्नी कैसी है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स डिड यू अप्लाई करने के चैनल्स क्या हैं, कहाँ से अप्लाई किया जाए, जॉब्स कहाँ से ढूंढी जाए? तो स्टार्ट ये कहाँ से कर लेते हैं कि जॉब्स कहाँ से ढूंढी जाए? तो मैंने जो सबसे ज़्यादा अप्लाई किया ना, मतलब मेरा तो गोल ये था कि भाई जॉब ढूंढो, जहाँ पे जॉब पोस्ट नज़र आ रही है उस पर अप्लाई कर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मतलब लिमिट नहीं करना। हाँ, ब्रूट फोर्स, एक जगह से शुरू हो, जो जिधर नज़र आ रही है अप्लाई करते, जो ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म देख लिया और उसी पे कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक भी किया या नहीं? बस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पाइथन और जेंगो का था ज़्यादा, तो मैं उसी पे ही फोकस कर रहा था। ओके। तो स्टार्ट मैंने लिंक्डइन से किया, मतलब लिंक्डइन पे तो बहुत मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मतलब अगर आप पाइथन पे काम करें तो python.org/jobs का सेक्शन है, वहाँ पे काफ़ी जॉब्स आती हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे काफ़ी जॉब्स आती हैं आपकी। इस तरह यूरोप के अपने कुछ प्लेटफॉर्म है, हनीपोट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। इस तरह मतलब आप अगर इस चीज़ में घुसेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म्स नजर आएंगे। तो आपने किसी एक पे नहीं स्ट्रिक्ट रहना, आपने काफ़ी जितने आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं, जिधर जॉब नजर आ रही है उधर अप्लाई करें। ठीक है। और व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स, उन जॉब्स के अंदर लिखा होता है कि हम इनकरेज करते हैं कि जो लोग जर्मनी से नहीं है, आउटसाइड ऑफ जर्मनी भी अप्लाई करें, वो देख के करना है या बस कर देना है? हाँ, मोस्टली ये होता है कि रिलोकेशन लिखा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नहीं लिखा होगा। तो मतलब आपका क्या जा रहा है, क्योंकि आपकी सीवी बनी हुई है, आपका कवर लेटर बना है और आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक वही है, तो मोर और लेस आपकी एप्लीकेशन तो सेम है हर जॉब को अप्लाई करने की, क्योंकि आप वही चीज़ टारगेट करें ना, पाइथन, जेंगो, बैकएंड जो भी है। तो मैं तो सब पे अप्लाई कर देता था। ठीक है। हाँ, कंट्री देखते हैं, सिटी देखते हैं जो आपका इंटरेस्ट है। अब मेरा इंटरेस्ट जर्मनी का था, तो मैं जर्मनी और बर्लिन पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। ठीक है। लेकिन ये एक फिल्टर था जो मैं लगाता था, बाकी नहीं देखता था कि ठीक है रिलोकेशन नहीं सपोर्ट करेंगे तो ईमेल कर देंगे अनफॉर्चुनेटली। हाँ ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप में ऑटोमेटेड बॉट से होता है। अच्छा, तो ऑलराइट, सो इस सारे टाइम में हाउ मेनी जॉब्स, क्या नंबर होगा तकरीबन जिन पे अप्लाई किया होगा? यार ये ना बड़ा अच्छा मुझे सवाल लगता है, क्योंकि ना कुछ लोग अक्सर ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं और वो मतलब आपको ना एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताते, तो जो अप्लाई कर रहा है ना बंदा, ठीक है, वो 2-4 रिजेक्शन के बाद डीमोटिवेट हो जाता है। उसको लगता है यार मेरे मैंने 10 जगह अप्लाई किए, मुझे नहीं आया, इसका मतलब मेरा तो नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने जो एप्लीकेशन भेजी थी ना, वो एटलीस्ट 50, 70, 80 कंपनीज में भेजी होंगी। ठीक है, उनमें बहुत सारी ऐसी होंगी जो उन्होंने वीज़ा की वजह से नहीं मुझे रखा होगा, इंटरव्यू नहीं किया होगा, उन्होंने पहले फेज में कह दिया कि हम रीलोकेशन ही सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए मेरे, तो इन 60-70 में से आप समझ लें कि टोटल मेरे 5 या 6 कंपनीज थी जिनमें मेरे इंटरव्यू। और ये 60-70 वो हैं जिसमें आपने जॉब एप्लीकेशन देखी, आपने अपना कवर लेटर को टेलर किया उसके लिए, और ये ऐसे नहीं है कि आपने इजी अप्लाई दोबारा इजी अप्लाई तो जब आप करते हैं ना तो मतलब इजी रिजेक्शन। हाँ, इजी रिजेक्शन है वो। ठीक है, बहुत कम है कि इजी अप्लाई, क्योंकि आप इजी अप्लाई पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके साथ आप हर किसी को क्लिक करना आता है। हाँ एग्जैक्टली, नंबर ऑफ एप्लीकेंट सारे होते हैं कि इस जॉब पे कितने अप्लाई कर चुके हैं लिंक्डइन पे स्पेशली। तो आप इजी अप्लाई पे देखेंगे 70-80 लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उनमें से 10 भी वहाँ के लोकल होंगे, तो आपके चांसेस बहुत कम है। तो जितना मुश्किल प्रोसेस होता है ना एप्लीकेशन का, कि अच्छा आपने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा सीवी दो, आपने सीवी लिखी, उन्होंने कवर लेटर के बाद उन्होंने ना 2-3 फिल्टरिंग के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि अच्छा आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बताएं, अपनी कोई वीकनेस बताएं। तो जितने क्वेश्चन आते हैं उतने लोग फिल्टर होते जाते हैं। तो ये हम 70 एप्लीकेशन उनकी बात कर रहे हैं जो आपने डिलिबरेटली देख के आराम से। हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू अप्लाई टू वन जॉब लाइक दिस ऑन एवरेज? यार क्योंकि जब एक दफ़ा आपने वो अपना सीवी और कवर लेटर टेलर कर लिया ना, तो उसके अंदर ना फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते आपको, क्योंकि वही बात है कि आपका टेक स्टैक तो वही है। ठीक है, तो बहुत माइनर सी चेंजेस होती हैं, तो वो इतना नहीं आप मतलब मेरा ये था कि क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने जाना है, तो मैं ऑफिस के बाद रोजाना आधा घंटा पौना घंटा बैठ के ना ये काम करता था। आधे पौने घंटे में 2 एप्लीकेशंस 3 एप्लीकेशंस 2-3-4 इस तरह अप्लाई हो जाते। तो यार हाँ, वो आई थिंक द यू हैव टू डू द ग्राइंड, राइट? मतलब वो तो आपने करनी ही करनी है, उसमें तो कोई नहीं। और 50-70 तो मैं कहूँगा बड़ा अच्छा नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर है। हाँ, अगर आपको 100-200 भी आती हैं तो 100-200 आपने अप्लाई किया और उसमें से आपको 5 या 10 आई हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेट आई से। तो जल्दी डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। क्या आपने वो कर दिया इनिशियल अप्लाई, उसके बाद उन्होंने उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? या यूजुअली ना ये मतलब मैंने जितनी कंपनीज में इंटरव्यू दिया ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का प्रोसेस है। सबसे पहले ना वो आपको भेजते हैं कोई टास्क,
अगर अगर बैकएंड के फॉर एग्जांपल तो कोई एपीआई लिखने के लिए भेज देंगे, या कोई हैकर रैंक का टाइम टेस्ट होगा वो भेज देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका एक एचआर इंटरव्यू कर लेंगे, वो इन दोनों में आगे पीछे हो जाता है, कभी एचआर पहले कर लिया है, कभी वो पहले भेज दिया, फिर एचआर इंटरव्यू करेंगे आपका। एचआर क्लियर होगा तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो कि मोस्टली दो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके बाद, मतलब दो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ होंगे फुल, लाइक घंटे 1.5 घंटे के दो आपके इंटरव्यूज़ होंगे। अच्छा, इस पे यार मैं एक चीज़ काफ़ी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो एचआर इंटरव्यू है ना, उसको आपने ईजी नहीं लेना। मतलब मेरे जब इंटरव्यूज़ हुए ना, तो आप कह लो पहला एक इंटरव्यू जो था ना मेरा, वो इस वजह से रह गया कि मुझे एचआर ने रिजेक्ट कर दिया, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था कि यार एचआर पे भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको थोड़ी रिसर्च की उस चीज़ पे, और उसको एक्सप्लोर किया, उसका रेट्रोस्पेक्टिव किया कि यार ये क्यों मैं रह गया हूँ, ठीक है। उसमें मैंने ये देखा कि वो जो एचआर का इंटरव्यू ना आधे घंटे का, वो बंदा आपको पहले नहीं जानता एचआर जो है, ठीक है। उस आधे घंटे में आप जितना अपने आप को सेल कर सकते हैं ना, वो उतना ही आपको जानेगा, जितना आप अपने आप को बता सकते हैं। तो उस आधे घंटे में अपने आप को फुल सेल करते हैं आप। ग्रेट। हाँ, इस पे यार मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ट्विटर पे देखी थी, आई थिंक बस एक दो दिन पहले आई जस्ट रेड इट। वो कहता है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट योर अपीयरेंस, इट्स योर एनर्जी। या तो वो आई थिंक कि वो रेडिएटिंग दैट एनर्जी जस्ट ट्रांसफर, क्योंकि वो बंदा इतना दूर बैठा हुआ है, वो आपके सामने भी नहीं बैठा, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं देख सकता वो आपकी, तो यू प्रॉब्ली हैव टू ओवरसेल योरसेल्फ अ लिटिल बिट स्वीट स्पॉट पे। हाँ, स्वीट स्पॉट पे। और वही बात है कि एक वो कहते हैं कि जो पैशन है ना, ये एनर्जी, पैशन इज कॉन्टेजियस, ठीक है। आपसे दूसरे को लगता है। तो अगर आप फुल एनर्जी में और पैशन में है ना, तो वो बंदा भी उसी लेवल पे आ जाएगा, और मतलब वो आपको लाइक करेगा कि यार ये बंदा ठीक है, इसके साथ काम किया जा सकता है। यस, एंड इट हैज़ टू बी बैक्ड विद ऑथेंटिसिटी। ऐसे नहीं कि आप असल में वो नहीं है, लेकिन आप बहुत ओवर एंड अबव जा रहे हैं, तो अगले को पता चल जाए। हाँ, वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो एचआर बैठे हैं, वो भी ऑब्वियसली रोजाना कितने इंटरव्यूज करते हैं, कितने लोगों से डील करते हैं, तो वो क्रैक कर लेंगे इस चीज़ को अगर आप फेक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, मेरा एक सवाल है कि क्या लैंग्वेज बैरियर कोई है यहाँ पे कि मैं एचआर इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे जर्मन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्या होता है इसमें? नहीं यार, लैंग्वेज का हमारी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोला नहीं है। मतलब आप अगर आपको जर्मन नहीं आती ना बिल्कुल भी, तो आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ना जो मोस्टली कंपनीज है ना, वो बहुत मल्टीकल्चरल हैं, बहुत डिफरेंट कंट्रीज से, कॉन्टिनेंट से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही चलती है। अगर आपका रोल ऐसा है जो कि कस्टमर फेसिंग है, जो कि हमारा नहीं है क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं मोस्टली, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं आएगा। ग्रेट, सही है। ओके, सो एचआर इंटरव्यू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद या तो वो टास्क भेज देंगे आपको, ठीक है। अगर या तो कभी पहले टास्क भेज देंगे, कभी बाद में भेज देंगे, ठीक है। टास्क भेज दिया, अब उसमें दो तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपको वो भेज देंगे, एपीआई लिखनी होगी कोई आपने, ये मैं बैकएंड का बता रहा हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल बैकएंड के बंदे हैं, तो आपको एपीआई लिखने के लिए भेज देंगे, और आपको कहेंगे आपने ना 3 दिन के अंदर ये सबमिट करनी है, ठीक है। ठीक है। उसका तरीका ये है कि उसके अंदर आप कोड आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, और टेस्ट केसेस लिखें, क्योंकि अगर 3 दिन का टाइम दिया आपने, उन्होंने आपको दिया है, तो उसको आप पूरी तरह यूटिलाइज करें। उन्होंने अगर नहीं भी कहा टेस्ट केसेस लिखने को, तो आप लिख दें। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने एक जगह लिख दिए थे, उन्होंने कहा नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लिसिटली ये फीडबैक दिया था कि हम टेस्ट केसेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा अच्छा बोनस है जो आपने ऐड कर दिया। हाँ, आप ओवर एंड अबव जितना भी जाएंगे, इट विल जस्ट गो टू योर ओन क्रेडिट। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो आपको डिफरेंशिएट कर देगा बाकी कैंडिडेट्स से, तो आपका यही तो मकसद है कि आपने डिफरेंशिएट होना। yes, और मेरे ख्याल से ऑल द जॉब्स दैट यू आर अप्लाइंग टू, आपकी अपनी डे जॉब पे भी आगे टेस्ट केसेस विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर जॉब, राइट? बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे मैं आपको बल्कि बताऊँ कि जो हमारी कंपनी है, और अक्सर कंपनियों में मैंने ऐसे देखा है कि वहाँ पे क्यूए नहीं है डेवलपमेंट टीम में, ठीक है। मेरी टीम में भी नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपकी टेस्ट कवरेज ऑलमोस्ट 100% होती है, ठीक है। उससे फिर शुरू में मैं गया तो बड़ा अजीब लगा मुझे कि यार ये क्यूए वाला क्या सीखना है, ये तो खुद लिखो, खुद टेस्ट करो, बड़ा अजीब चीज़ हो जाती है। लेकिन वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं अच्छी, और अब मतलब अब मेरी कवरेज 90% 95% ना हो, तो मेरा ही दिल नहीं करता कि मैं कोड प्रोडक्शन पे भेजूँ। ज़बरदस्त। तो वो आपकी हैबिट बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो ये कैटेगरी है टेस्ट की। दूसरी है कि वो आपको कोई प्रॉब्लम भेज देंगे, फॉर एग्जांपल हैकर रैंक का आपको टेस्ट भेज देंगे। उसमें ये होता है कि वो यूजुअली जो है ना टाइम्ड होता है, कि आप टेस्ट ओपन करेंगे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका, और आपके पास 2 घंटे होंगे या 1.5 घंटा, जितनी प्रॉब्लम है, तो वो आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप हैकर रैंक पे जाएँ और मीडियम डिफिकल्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। हार्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड नहीं आता, अनलेस कि आप फैंग में अप्लाई कर रहे हैं, फेसबुक में, अमेजोन में। अगर आप बाकी किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में भी अप्लाई करें, तो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दे आर इनफ इन माय ओपिनियन। ज़बरदस्त, ठीक है। सो ऑलराइट, ये आइदर और होता है, या तो आपको टास्क आएगा या फिर आपको वो आएगा, राइट? सो लेट्स से आपने एचआर इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, एंड आपने ये सेकंड वाला टास्क स्लैश व्हाट वुड आई से असाइनमेंट क्विज टाइप, वो भी आपने कर लिया हैकर रैंक पे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप?
या नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसके बाद ना वो आपको इंटरव्यू करेंगे, अब जो फुल फ्लैश टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो पहला फुल टेक्निकल इंटरव्यू है, उसमें कोई भी टेक्निकल टीम का बंदा, यूजली ये होता है कि जिस टीम के साथ आपने काम करना है ना, अगर वो पहले से ही उसके लिए रोल के लिए ढूंढ रहे हैं तो वही बंदा आपका इंटरव्यू करेगा, कोई लीड कर लेगा, मैनेजर कर लेगा। उसमें यह है कि वो लैंग्वेज में जाएंगे आपकी जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपके फ्रेमवर्क वो जज कर चुके होंगे आपके टास्क से ही, अगर तो उन्होंने कोई एपीआई वगैरह लिखने के लिए दी है, या जो भी आपका फ्रेमवर्क है, मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक हो गया। और उसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी फोकस करेंगे, और इन जनरल ना वो आपको एज अ कोलीग आपको जज करने की कोशिश करेंगे कि आप काम किस तरीके से करते हैं लोगों के साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मेरे से पूछा कि अच्छा आप कोड रिव्यू कर रहे हैं और आपने कमेंट किया है, किसी को सजेशन दिया और वो नहीं मान रहा, सही आगे है, नहीं कर रहा, राइट। तो आप कैसे इसको डील करेंगे। तो मतलब वो आपको टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये बंदा हमारे साथ काम करेगा तो कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ा ज़रूरी है उनके लिए, अच्छा तो वो ख़राब नहीं करना चाहते। तो वो इस चीज़ पे भी आपको जज करेंगे कि आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके साथ काम किया जा सकता है। ठीक है। आई वुड अज्यूम कि शायद वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी पूछते होंगे, मतलब आपसे एक सोल्यूशन बनवाएंगे और उसको ऑप्टिमाइज करवाएंगे और करवाएंगे, ऐसे भी होता है या? हाँ, ऐसा भी कुछ जगहों पे है, कुछ में नहीं है, ठीक है। वो ऑब्वियसली हर कंपनी का अपना प्रोसेस है कि वो आपसे कोई सोल्यूशन ऑलरेडी आपको, अक्सर ऐसे भी होगा अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम दे देंगे और कहेंगे यार अच्छा इस पे आजकल हम काम कर रहे हैं तो ये मसला है, ज़रा आप बताओ किस तरह अप्रोच करोगे आप। फिर वो आपकी अप्रोच भी देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग देखते हैं आप किस तरीके से करते हो, मतलब शायद आप फाइनल सोल्यूशन ना दे सको लेकिन वो एक जज कर लेंगे आपका तरीका कार क्या है काम करने का, तो इस चीज़ को भी वो देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो ऑलराइट, सो वी आर एट द थर्ड स्टेप नाउ। थर्ड स्टेप के बाद भी कोई स्टेप्स होते हैं? हाँ, इसके बाद फिर आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, मतलब जितनी जगह मैंने दिया है वहाँ पे 2 टेक्निकल इंटरव्यू तो लाजमी है। सही है। हाँ, तो उसके बाद होगा, उसमें ये होगा कि पहले अगर एक बंदे ने लिया तो अब शायद 2 आ जाएंगे, या पहले टीम लीड था तो मैनेजर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी महाज है। ठीक है, सही है। तो उस पर भी वही है कि जो चीज़ें पहले वो कवर नहीं कर पाए वो इसमें कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल शायद वो आपसे जो है वो सिस्टम डिज़ाइन का कुछ क्वेश्चन पूछ लें कि अच्छा यार ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा बनाना है, अच्छा इसमें बाकी क्या चीज़ें होंगी, माइक्रो सर्विस होगी या मोनोलिथिक एप्लीकेशन होगी, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर थोड़ा हाई लेवल पे आपसे डिस्कशन कर सकेंगे। और उसके बाद कभी अक्सर ऐसे भी होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो शायद कोई कंपनी आपको डायरेक्ट सीईओ या सीटीओ कोई इस लेवल सी लेवल के बंदे से भी एक आपकी ना इनफॉर्मल सी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि वो भी आपको जज करता है एज अ पर्सन कि ये बंदा हमारे कल्चर में फिट होता है कि नहीं, कल्चरल फिट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है, तो ये आखिरी स्टेप है इसका। इसके बाद आपको ऑफर लेटर वाली ईमेल आ सकती है? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, सो इसके बाद आपको ईमेल आ सकती है। सो हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन अप टिल योर फर्स्ट ऑफर? यार मैंने स्टार्ट किया था मार्च 2019 में अप्लाई करना और मुझे ऑफ़र आई थी अगस्त में, तो आप देख लीजिए 5 मंथ्स। ओह, 5 मंथ्स। तो हाँ ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और 7-8 महीने या 1 साल भी लग रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं। मतलब डीमोटिवेट नहीं होता, अगर तो आप वाकई जाना चाहते हैं तो आप चले जाएंगे। अगर आप इसलिए जा रहे हैं कि मेरा दोस्त चला गया पिछले हफ्ते, मैं भी चला जाऊँ तो फिर आप अगले हफ्ते डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका अपना गोल है कि आपने तो फिर ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, सही है। सो अच्छा, अब मतलब ये तो बात होगी सारी कि इट इज़ रिलेटेड टू योरसेल्फ, योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे बात आ जाती है नेक्स्ट के जो चीज़ें आपके काबू, आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आपने कर लिया, आपको ऑफर लेटर आ गया। अच्छा, नेगोशिएशन का रूम होता है? यार हर कंपनी में होता है। अच्छा। और ये एक मसला है कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, अभी बस चले जाएँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत गलती है ये, बहुत बड़ी। कोई भी कंपनी है, लोकल भी है ना या बाहर कहीं की भी कोई कंपनी है, वो जो आपको ऑफर करती है ना वो मार्जिन रख के ऑफर करते हैं आपको, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि यार अगला बंदा नेगोशिएट करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते नेगोशिएट। कोई रूल ऑफ थंब है इसके अंदर कि आपको एक्स अमाउंट आई है तो आप कितने % और नेगोशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यार ये ना आप वही बात है कि या तो रोल के मुताबिक आपने देखना है कि आप बैकएंड डेवलपर हैं, आप सीनियर बैकएंड डेवलपर हैं, किस पे जा रहे हैं। वो आप ग्लास डोर से एवरेज सैलरी देख सकते हैं, आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है। ओके, यस। या आपका कोई वहाँ पे काम कर रहा है, कोई दोस्त है, कोई सीनियर है उस कंट्री में, उस सिटी में काम कर रहा है, तो उससे आप पूछ सकते हैं। या अगर नहीं है तो आप उस्मान को भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको बर्लिन की एवरेज सैलरी चाहिए। ठीक है, सही है। तो ये है कि उसमें आप मतलब अगर आप देखेंगे तो आप 10% तक जो ईयरली सैलरी होती है, क्योंकि वहाँ पे ईयरली सैलरी के हिसाब से करते हैं, तो उसको 10% तक तो मेरा ख्याल है आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ग्रेट, ऑलराइट। सो हाँ, अब सैलरी की बात कर ही रहे हैं तो टैक्सेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक कि वो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होता है यहाँ से वहाँ पे। तो
तो हाउ मच टैक्स कैन आई एक्सपेक्ट अगर लेट से मेरी सैलरी है 50,000 यूरोज पर ईयर है तो 40%। क्या 40%। नहीं दोबारा कितने 40%। ओह 40। अच्छा 40 40, यस। तो उसका यार तरीका आई गेट 30,000 यूरोज पर ईयर यस अगर मैं यस, ओके मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है ये लगता। लेकिन उसका ये तरीका है कि आप जो है सैलरी कैलकुलेटर्स हैं, आप लिखिए सैलरी कैलकुलेटर बिल्डिंग, उसमें आप अपनी एनुअल सैलरी डालेंगे तो आपको बता देगा आपका इतना टैक्स कट के कितना बन रहा है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सिंगल और मैरिड बंदे में। अगर आप सिंगल हैं तो आपको 40% कटते हैं ऑलमोस्ट, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी टैक्स क्लास चेंज हो जाती है, तो वो तकरीबन 33% अच्छा आपका ठीक है टैक्स हो जाता है। लेकिन सही फिर है भी काफ़ी अच्छी अमाउंट है वो, कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन ठीक वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से इतनी लगती नहीं, क्योंकि किसी भी कंट्री की या सिटी की जो पेज डिसाइड हुई, जो स्टैंडर्ड चल रहा होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मुताबिक ही चल रहा होता है ठीक है कि आफ्टर टैक्सेस आपको कितनी सैलरी आएगी। ठीक है या बट इट कुड बी अलार्मिंग फॉर समबडी जिसको पता ही नहीं है कि टैक्सेस होते हैं तो हाँ, आई जस्ट इतनी वांटेड टू रिसर्च डिस्कस आपने अपनी दैट हाँ पूरी करनी है। किसी भी आप जर्मनी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग लाजमी देखनी है, वहाँ की टैक्सेस वहाँ के आपने लाजमी देखने हैं, ये सैलरी कैलकुलेटर से कि अच्छा मेरे हाथ में कितनी सैलरी आएगी, ठीक है। और बाकी भी आपने उसकी लैंग्वेज बैरियर्स देखने हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, क्योंकि ग्रेट आप एक बार गए हैं तो आपने स्विच भी करना है, ठीक है। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बाकी कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो रिसर्च ठीक करना तो है बहुत तो सिटी ज़रूरी टू है। सिटी भी वेरी करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग यस, सिटी टू सिटी भी वेरी सो करती मतलब है। आप पहले अगर जब अपनी सैलरी कैलकुलेट करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ हाँ, भी yes, करके yes, कर लें और फिर अपनी सैलरी उसके अगेंस्ट बेंचमार्क करें हाँ yes। उसके बाद रुपयों में कन्वर्ट करके फिर खुश वो हों सही है ठीक है ऑल राइट सो ये है सैलरी वाला पार्ट और राइट आई वुड अज्यूम कि इसके बाद एक स्टेप बस वीज़ा का रह जाता है या उसके कोई बाद और वीज़ा चीज़ें भी हैं नहीं, उसके बाद फिर वही है कि वीज़ा का स्टेप है। तो वो जर्मनी का तो काफ़ी सिंपल है प्रोसेस, टाइम टेकिंग है लेकिन प्रोसेस इन इट सेल्फ बहुत सिंपल है। वो आपको एक लेटर भेज देंगे कि यार ये बंदा हमने रखा है वहाँ की अपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अप्रूव करा के, और जर्मनी एम्बेसी की वेबसाइट है, उस पर डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके, बेसिक बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें। और आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो अपॉइंटमेंट मिलती है आपको। वो ये है कि उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है कि मतलब मेरे केस में तकरीबन 4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे। ओके तो 4 महीने वो, और फिर 15 दिन बाद वीज़ा आया, तो साढ़े 4-5 महीने लग गए थे मुझे वीज़े में। तो वो आप अच्छा। एम्बेसी से देख सकते हैं टाइम के कितना टाइम आई थिंक अब वो उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया आई थिंक कि अब आप अगर पंजाब से भी हैं तो आप कराची वाले में भी अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हाँ, हैं वो अब ना थोड़ी सी ये अक्सर इंप्रूवमेंट्स किया चेंज उन्होंने करते रहते हैं। और एक उन्होंने ये भी चेंज किया कि अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, फॉर एग्जांपल हम उसी में आते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं, तो वो आपकी कंपनी आपको एक दूसरा डिफरेंट लेटर होता है वो दे देती है। तो आपकी अपॉइंटमेंट की कैटेगरी ही चेंज हो जाती है जर्मन एम्बेसी में, तो उससे भी आपका टाइम बच जाता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये अच्छा। वो चीज़ें जो चेंज करते रहते हैं, अब कोरोना की वजह से शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा आजकल, तो ये ठीक अक्सर है। चेंज होता रहता है। सही है तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ जर्मनी में मुझे ऑफर लेटर भी आ जाता है तो क्या मेरी फैमिली भी साथ जा सकती है मेरे या नहीं जा सकती यार अब उन्होंने ये कर दिया, ये बड़ा अच्छा सीन है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट आती है ना, उसी अपॉइंटमेंट में आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो जाएंगे। अच्छा पहले फैमिली नहीं जा सकती साथ पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट अलग लेते थे और फैमिली की अपॉइंटमेंट अलग लेते थे। आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी 4 महीने में अगर, तो फैमिली की मिलती थी 12 महीने में। ओह और 12 महीने के बाद, और आपके 4 महीने के 2 हफ्ते में आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है, या 20 दिन में आ जाएगा। फैमिली के 12 महीने के बाद भी उसके 6-7 महीने मजीद लगते थे वीज़ा आने में। और लोग अच्छा। अभी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, फैमिली में क्या 1.5-2 कौन कौन साल। आता है फैमिली में पेरेंट्स भी आते हैं नहीं, या नहीं आपका आते स्पाउस और आपके चिल्ड्रन, ये 2 लोग अच्छा आते हैं। आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही हैं आप सिंगल हैं तो फिर आपको दोबारा जब शादी होगी तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और आपका फिर वो लंबा प्रोसेस चलेगा। तो शादी कर लें और फिर अच्छा job- फिर apply करें। ठीक है सही है ऑलराइट सो अब वो गैप नहीं है कि आप यू कैन जस्ट गो विद योर स्पाउस टुगेदर इन द नहीं, इसमें भी अभी in the first place? फ़र्क ये है कि अपॉइंटमेंट का टाइम कम हो गया, ठीक है। जो पहले 12 महीने था वो 5 महीने का हो गया। लेकिन जो अपॉइंटमेंट के बाद का टाइम है ना 5-6 महीने का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसमें लॉयर वेरिफिकेशन होती है, लॉयर घर आता है आपके, फिर वहाँ पे ABH का एक डिपार्टमेंट है, उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो प्रोसेस वैसे ही है अभी, तो उसमें लग जाते हैं 5-7 महीने। ओके लेकिन जो पहले था ना 12 महीने की अपॉइंटमेंट, वो कम होकर 5 महीने पे आ गई है, तो वो भी काफ़ी अच्छा सीन हो गया। ठीक है तो हाँ बट माय क्वेश्चन इज के क्या यू योर स्पाउस एंड योर चाइल्ड विल गो टुगेदर या फिर उसमें गैप होगा उसमें gap 4-5 महीने उसमें का gap होगा। Okay. अगर आप लकी हैं तो 4-5 महीने का, वरना अच्छा 6 महीने 8 महीने का गैप तो आएगा। ग्रेट सही है तो सही है इस सारे मरहलों से गुजर के अब आप फिर एंड में देन यू फाइनली गो देयर तो सो व्हेन यू इनिशियली सेड कि यार मेरे पास 3 रीजंस थे कि शुरू में मैं देखता कि लोग प्रोसेसेस कैसे यूज़ करते हैं, मैं देखता कि लोग दुनिया में जनरली कैसे काम करते हैं, एंड देन योर थर्ड एंड ऑल्सो के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और प्रोडक्ट कंपनीज कैसे काम करती हैं, एंड द थर्ड वन वाज कि मैं आई जस्ट ट्रैवल एंड एक्सप्लोर यूरोप पर से। तो वर योर एक्सपेक्टेशंस मेट व्हेन यू एक्चुअली एंडेड अप देयर? हाँ, पार्शली
पार्शली अच्छा। ऐसे कि फिरने वाली तो वो आपने जाके देखा अच्छा यहाँ पर अच्छा माहौल है, सस्ते में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ठीक है। और अच्छी कंट्रीज़ हैं, मतलब बहुत सस्ते में आपके ट्रिप्स लग जाती हैं, वो शौक तो बड़ा अच्छा पूरा हो गया। दूसरा जो था प्रोडक्ट कंपनीज़ में काम करने का, वो कैसा चल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा कि अच्छा प्रोडक्ट कंपनी स्केल किस तरह कर रही हैं, 2 बंदों से स्टार्ट होकर आज 500 बंदों पे कंपनीज पहुंची हुई हैं, वो कैसे पहुंची हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर हुआ। तीसरा ये था कि यार वो काम कैसे करते हैं, प्रोसेसेस कैसे हैं, और किस टेक्नोलॉजी पे किस क्या क्या बना रहे हैं वो, एंड विद इन दैट टेक्नोलॉजी क्या चीज़ का क्या इनोवेशन हाँ, कर तो रहे वो हैं। क्या बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो मतलब जितना मैंने एक्सप्लोर किया ना, उसमें डिफरेंस जो मैंने देखा है वो सिर्फ हैबिट्स का डिफरेंस है। अच्छा। एक तो ठीक है आप बड़ा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बड़ा ही कोई अनकन्वेंशनल सा, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज है ना, जैसे कोई भी कंपनी है, ज़ेलांडो है, ई कॉमर्स स्टोर है, मेरी कंपनी है जस्ट मोबाइल मार्केटिंग पे काम करते हैं, ठीक है, इनके सोल्यूशंस मतलब ऐसे कोई अनकन्वेंशनल नहीं है, ठीक है। तो उधर जाके मैंने ये देखा कि यार ये काम उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो हैबिट्स है ना वो बहुत अच्छी हैं। फॉर सही। एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एग्जांपल है कि आप काम कर रहे हो और आपकी प्रोसेस में ये डिफाइंड है कि आपने कोड रिव्यू करके ही टिकट मर्ज करनी है, तो शायद ऐसा होगा कि अच्छा यार कभी एक अप्रूवल मिल गया, 2 लेने आपने, ठीक है, आपको एक अप्रूवल मिल गया, तो लीड ने कहा यार ठीक है आप खुद ही लीड है, आपने कहा यार जल्दी है प्रोडक्शन में भेजना है, एक अप्रूवल मिल गया भेज दो, ठीक है। ठीक है। या आपने कहा जी अच्छा टेस्ट केसेस की कवरेज 90% करनी थी, जल्दी है यार बस ठीक है 60% होगी क्योंकि टेस्ट कर लिया भेज दो, ठीक है। इससे होता है क्या कि ओवर टाइम ना आपकी हैबिट्स ही ऐसी वो develop हो डिटीरियरेट जाती हैं। करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो मर्जी चल रहा है ना, उन्होंने अपने और वो प्रोसेसेस को ना उन्होंने ऑटोमेट कर दिया कि हमारे अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम में जो प्रोसेस है ना कि 2 अप्रूवल्स चाहिए आपको, ठीक है, और कुछ उन्होंने पैकेजेस लगाए हुए हैं, पाई लिंटर और माई पाई इस तरह के पैकेजेस लगाए हैं, तो वो जब तक बिल्ड पास नहीं होगी ना, तो वो जो मर्ज का बटन है वो डिसेबल रहेगा। हाँ टेस्ट कवरेज पे भी लगे होते हैं। टेस्ट कवरेज पे भी लगा हुआ है, हमारा Yes. 2 माइक्रो सर्विस है, एक पे तो 100% लगा हुआ है, 100% कवरेज नहीं होगी, मर्ज का बटन ही डिसेबल है, ठीक है, तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता दैट्स उसमें। अमेजिंग यार, मतलब आई थिंक ये हमें भी इम्प्लीमेंट कर लेनी हमें चाहिए करना अपने। ये चीज़ मैंने वहाँ जाके सीखी है कि काम वो शायद उतना ही डिफिकल्ट कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उनकी हैबिट्स है ना वो बहुत अच्छी हैं। मतलब ठीक है। एक उसने प्रोसेस लगा दी भाई मर्ज का बटन डिसेबल है, तो कैसे आप मर्ज करोगे, अब टीम लीड भी ये तो नहीं कहेगा अच्छा इनेबल करके मर्ज कर दो, तो वो हाँ। हैबिट्स भी अच्छी डेवलप हो जाती हैं आपकी, ये काफ़ी अच्छा मैंने वहाँ पे चीज़ सीखी है। राइट। एनीथिंग एल्स दैट सरप्राइज्ड यू पॉजिटिवली या नेगेटिवली? नेगेटिव यार पॉजिटिवली ये है कि लोग वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत हेल्पिंग लोग हैं, और जो वर्क कल्चर है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी कंपनियां जिनमें अच्छे हैं, मतलब अगर आर्बीसॉफ्ट की हम बात करें तो आप कह लें वो भी आर्बीसॉफ्ट ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुरा कोई स्ट्रिक्ट वो है, आपको कोई इश्यूज हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आपने आधे दिन के लिए गायब होना है, आपने छुट्टी लेनी है, मतलब कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, आपको टास्क मिल गया, ठीक है, टीम, क्योंकि जब उन्होंने आपको हायर कर लिया उनके लिए ना ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, आप उनके लिए ट्रस्ट वर्दी हैं अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, ठीक दे है। स्टार्ट विद द पोजीशन ऑफ 100% ट्रस्ट। कि ये बंदा हमने अच्छा। हायर कर लिया ना तो ये ट्रस्ट वर्दी है, जब सही तक ये है। ट्रस्ट तोड़ेगा नहीं हमारा, सही है। तो वो उनका एटीट्यूड भी फिर उसके मुताबिक चलता है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया हूँ और ये लोग इतना मुझे जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे काम पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगी थी। मतलब मैंने नहीं देखा कोई माइक्रो मैनेजमेंट की हो किसी ने, या कोई स्ट्रिक्टनेस आई हो, कोई पॉलिसीज़ में कोई मसला हुआ हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो यहाँ पे भी काफ़ी कंपनीज में है। ठीक है। और नेगेटिवली तो मुझे अभी तक कोई ऐसा वहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगी कि मैं पिन पॉइंट करूँ कि यार ये बहुत मुझे सरप्राइज मिल गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, तो सब सही है, सही है। सब अच्छा है। सब अच्छा है, मतलब एंड यू एनकरेज पीपल टू अप्लाई टू जर्मनी। हाँ, इसमें वही है कि अगर आपका गोल है ना, तो फिर आप कोई भी काम करें ना, आपको वाई पता होना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। अब स्टार्ट विद वाई वाला सीन है। चेंज करते थोड़ी सी इस कन्वर्सेशन, व्हाई नॉट टू अप्लाई, मतलब आपके पास क्या रीजंस हों कि आपके नहीं यार मुझे नहीं अप्लाई करना चाहिए यार अगर आपका गोल है ना कि सिर्फ आपका फॉर एग्जांपल गोल है कि मैं ना सिर्फ बहुत सारे पैसे कमा लूँ, सिर्फ ये गोल है आपका, फिर आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आपको करनी चाहिए रिमोट जॉब। ठीक है। आप इधर बैठे डॉलर यूरो आएंगे और वो कन्वर्ट होंगे, आपको बहुत टैक्स मज़ा भी नहीं आएगा। होगा। टैक्स भी नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ठीक है। एक रीजन ये है, इसके या आप अलावा- सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं? या आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी ऑब्वियसली काम भी तो करना ही है ऑब्वियसली आपने, वो शायद फिर भी थोड़ी कम रीज़न है, काम तो आप यहाँ भी कर ही रहे हैं Okay. ना, तो काम तो आप वहाँ भी कर ही लेंगे। ऑलराइट। ये मेरा ख्याल है एक रीज़न है, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने जा रहे हैं तो उससे बेहतर आप रिमोट जॉब कर लें यहाँ पे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस वगैरह करके कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सब कुछ आपका कम हो जाएगा, Okay. क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंस का बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेन आपका खर्चा उसी पे होता है, तो ठीक वो है। यहाँ पे मोस्टली लोगों का अपना घर होगा या किराया भी होगा, तो कितना हो जाता है यहाँ पे किराया, तो अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो फिर तो इधर ही करें। यार वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वेरी इन्फॉर्मेटिव, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ऑल्दो आई हैव बिन दिस द पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद यू, लेकिन मतलब टॉकिंग टू यू आई थिंक आई
got to know a lot of other things. So, do you have any closing remarks for people? You have about 3,500 people listening to you right now. Wow. सारे software engineers, thank you. सारे software engineers हैं who are very very conscious and very concerned about their careers. Any closing remarks that you have for them? ये दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा. एक तो ये है कि अपनी जो कम्युनिकेशन है ना वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको अपने आप को सेल करने आना चाहिए कि मैंने सेल किस तरह करना है. बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स हैं जो कि उतना ग्रो नहीं कर पाते अपने करियर में, जो एक अच्छा जिसकी कम्युनिकेशन है वो ग्रो कर पाता है. एक तो इस चीज़ पे फोकस बहुत करें. और दूसरा ये कि आपका जो एटीट्यूड है ना, आप जब भी कोई काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई रोल चेंज करना है, ठीक है, आप कहते हैं यार मैं सीनियर इंजीनियर बन जाऊँ या मैं टीम लीड बन जाऊँ, तो पहले आप वो रोल परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, फिर वो रोल आप टाइटल के पीछे ना भागें, आप अपस्किल करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट देन द रोल. तो अगर आप पहले दिखाएंगे कि यार मैं टीम लीड हूँ, आप खुद से इनिशिएटिव्स लेके खुद से वो एटीट्यूड दिखाएंगे, उसके बाद आपको कंपनी रोल विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर, राइट? तो ये उसका फिर नेक्स्ट स्टेप है. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद पावर आएगी. तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि इस पे फोकस किया जाए. Interesting. Thank you so much, Usman. Yeah, thank you for your time. I personally learned a lot from it, and I hope people can learn from it as well. I hope. Thank you for having me. Anytime, यार, you're really welcome. So, बाकी आप सारे अगर आप इसको ऑडियो पर सुनना चाहते हैं तो you can listen to it on Google Podcasts, Apple Podcasts और Spotify पर भी अवेलेबल है. अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ. फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर लें. वहाँ पे हम बात करते हैं चैनल के बारे में, जनरली about the career in tech, and generally other advice about it as well. And on that note, I'll inshallah see you in the next one. Allah Hafiz. Allah Hafiz.